हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस 12th प्लस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 12th प्लस ऐप है उस पर सेकेंड सेमेस्टर का जो सभी सब्जेक्ट का कोर्स है लगभग कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों की जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोगों ने वैसे तो प्रिपरेशन शुरू कर दी है, नहीं की है तो एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसलिए आप शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बॉटनी है उसके अंदर पूछे जाने वाले पार्ट ए के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा ऐप है 12th प्लस ऐप, उस पर हमने ऑलरेडी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF है वो अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन्हीं में से रहेंगे। होप करते हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो अच्छे होंगे और उनकी जो तैयारी है उसमें अभी से जुट जाइए। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के अंदर जो पार्ट ए है, यानी पार्ट ए में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें अगर हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो उसके अंदर सबसे पहले यूनिट आती है ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ब्रायोफाइट से जुड़ा हुआ पूछा गया है, जो है कि बॉग मॉस किसे कहते हैं या दलदल मॉस क्या होती है, दलदल काई क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो बॉग मॉस है, ये जो बॉग मॉस है ये क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम यानी सामान्य नाम है। अब ये सामान्य नाम किसका है, तो सामान्य नाम एक ब्रायोफाइट का है, ब्रायोफाइट। अब इस ब्रायोफाइट का नाम क्या है, तो ये ब्रायोफाइट है स्फेग्नम। तो स्फेग्नम नामक एक ब्रायोफाइट है जिसका सामान्य नाम क्या है, बॉग मॉस है। अब इसका नाम बॉग मॉस क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो स्फेग्नम नामक ब्रायोफाइट है ये कहाँ पर पाया जाता है, एसिडिक मार्शेस के ऊपर, यानी अम्लीय दलदल पर। तो अब ये अम्लीय दलदल पर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम दलदल मॉस, दलदल काई या फिर बॉग मॉस पड़ा। बॉग का मतलब भी जो है, अगर हम बॉग का मतलब देखें तो उसका मतलब भी क्या होता है, दलदल होता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, दलदल मॉस, दलदल काई या फिर हम बोल सकते हैं बॉग। तो अब ये स्फेग्नम इसके अलावा क्या काम करता है, तो इस स्फेग्नम द्वारा जो है पीट का निर्माण होता है, पीट कोल यानी पीट कोयला। तो ये एक प्रकार के पीट नामक कोयले का कोल का निर्माण करता है, इसलिए स्फेग्नम का दूसरा जो सामान्य नाम है वो क्या है, पीट मॉस। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेटर्स क्या होते हैं। तो अगर हम इलेटर्स की बात करें तो सबसे पहले इलेटर्स भी किस में पाए जाते हैं, इलेटर्स भी ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। अब ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है, या हम ये लिख लें और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी ब्रायोफाइट के अंदर जो बीजाणु उद्भिद होता है या बीजाणु उत्पन्न करने वाला अंग जो रहता है जिसको हम स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बोलते हैं, तो या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनके अंदर कैप्सूल, जहाँ पर बीजाणु उपस्थित होता है, कैप्सूल। तो इनके अंदर कैप्सूल जो रहते हैं वहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं, तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स उपस्थित रहते हैं यानी बीजाणु पाए जाते हैं, और बीजाणु के साथ साथ इलेटर्स पाए जाते हैं, इलेटर्स। तो अब ये इलेटर्स नामक क्या है, बीजाणु के साथ साथ इलेटर नामक कोशिकाएं उपस्थित रहती है। अब ये जो इलेटर कोशिकाएं रहती है ये किस प्रकार की होती है, तो ये होती है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी आर्द्रता
ग्राही प्रकृति में। तो अब इनकी आर्द्रता ग्राही प्रकृति क्या काम करती है? तो इनकी जो आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है ये, तो इलेटर इसकी वजह से काम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस, यानी नमी या जल अवशोषित करते हैं व स्फुटन में सहायक होते हैं। तो इलेटर्स ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। उनके बीजाणु जहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनके साथ कुछ कोशिकाएं उपस्थित रहती है जिनको हम इलेटर्स कहते हैं। ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। ये नमी या फिर जल अवशोषित करके जो है कैप्सूल के स्फुटन में मदद करती है, जिसकी वजह से बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, स्फुटित हो जाते हैं, प्रकर्णित हो जाते हैं। तो अगर हम इनके शेप की बात करें तो ये जो है रिबन शेप के रहते हैं। बीजाणुओं के साथ साथ जो इलेटर है रिबन शेप के, रिबन आकृति के उपस्थित होते हैं कैप्सूल के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि गैमा क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी ब्रायोफाइट टॉपिक से ही है, यानी जो हमारे ब्रायोफाइट की यूनिट है उसी से है कि गैमा क्या होता है। गैमा को हम पत्रकली या पत्रकलिका कहते हैं। तो अब गैमा किसके अंदर उपस्थित होता है? तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट है उसके 3 वर्ग होते हैं। तो 3 में से जो वर्ग हिपैटिकॉप्सिडा है, वर्ग हिपैटिकॉप्सिडा, तो हिपैटिकॉप्सिडा क्लास जो है, हिपैटिकॉप्सिडा वर्ग के जो सदस्य हैं उनके अंदर गैमा नामक जो संरचना है ये पाई जाती है। तो अब ये गैमा क्या है? एक प्रकार के ग्रीन बर्ड्स है। ग्रीन बर्ड्स यानी हरी कलिकाएं हैं। अब ये हरी कलिकाएं काम क्या करती है? तो ये होती किस प्रकार की है? तो ये बहुकोशिक होती है, मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिक। तो ये जो बहुकोशिक कोशिकाएं हैं जिनको हम पत्रकलिका या गैमा कहते हैं, तो ये जब भी अलग होती है, पादप से पृथक होती है, पादप के थैलस से, ब्रायोफाइट जो रहते हैं उनके थैलस से अलग होती है, तो ये अलग होकर बाद के अंदर इससे पूरा का पूरा क्या हो सकता है, जो संपूर्ण पादप रहता है उसको बनाने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं हैव कैपेसिटी टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट, यानी इसमें पूर्ण पादप बनाने की क्षमता होती है। तो अगर हम गैमा की संरचना की बात करें तो गैमा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रखा है? वर्टिकल सेक्शन दे रखा है किसका? थैलस का थ्रू गैमा कप, यानी ऐसा सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन दे रखा है जिसके अंदर हमें क्या? गैमा कप देखने को मिले। अब इन गैमा को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो एनलार्ज में आपको पता चलेगा कि इस गैमा की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, यानी इसके अंदर जो है 2 लोब्स उपस्थित होते हैं, जिनके अंदर ये जो बीच में उपस्थित स्थान है इसको हम नौच कहते हैं या फिर हम हिंदी में इसको खांच कहते हैं। इसके अंदर कोशिकाएं होती है, तो इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है ऑयल सेल होती है, यानी तेल कोशिकाएं या तेल ग्रंथियां होती है, और उसके अलावा यहाँ पर छोटा सा इसके अंदर स्टॉक उपस्थित होता है। तो ये गैमा की संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटॉर्ट सेल क्या होते हैं। रिटॉर्ट सेल को हम हिंदी में भी रिटॉर्ट कोशिका ही कहते हैं। तो अब रिटॉर्ट कोशिका की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। ये जो ग्रीवानुमा कोशिकाएं होती है यही क्या होती है? रिटॉर्ट सेल होती है। अगर हम इनका देखें तो ये, अगर हम इनको ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो कुछ इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है।
ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं इसके अंदर, यही होती है रिटॉर्ट सेल। ये क्या है? रिटॉर्ट सेल। तो अब रिटॉर्ट सेल का काम क्या है? तो रिटॉर्ट सेल की अगर हम बात करें तो इन लेटरल branches of some species of sphagnum cortical cells elongates and become bottleneck और retort shape, neck curved and has a pore। यानी जो पार्श्व शाखाएं होती है स्फेग्नम की कुछ जातियों में पार्श्व शाखा की वलकुटीय कोशिकाएं दीर्घित हो बॉटल की ग्रीवानुमा हो जाती है। इनकी ग्रीवा वक्रित होती है और उस पर छिद्र पाया जाता है। अब इन रिटॉर्ट कोशिकाओं के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनका कार्य है जल अवशोषण करना या फिर जल को धारण करने रखना। तो फंक्शन एज वाटर होल्डिंग ऑर्गन, यानी जल धारण अंग का कार्य करती है। अब अगर हम स्फेग्नम की भी स्पेसिफिक प्रजातियों की बात करें कि किसके अंदर रिटॉर्ट कोशिका पाई जाती है, तो स्फेग्नम के उदाहरण है स्फेग्नम जिनमें रिटॉर्ट कोशिका मुख्यतः रूप से देखने को मिलती है। स्फेग्नम मोल्युस्कम एंड स्फेग्नम टिनेलम। ये जो दो प्रजातियां हैं स्फेग्नम की, इनके अंदर क्या पाई जाती है? रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनिया के बारे में। राइनिया क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। उसकी डिस्कवरी के बारे में या उसकी खोज के बारे में, राइनिया की खोज के बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइनिया के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, कभी कभार क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है इसके साथ साथ ही। तो राइनिया के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो राइनिया के अंदर वर्गीकरण में उसका डिवीज़न देखें, यानी प्रभाग है उसका साइलोफाइटा। अगर हम साइलोफाइटा प्रभाग की बात करें तो उसमें मुख्यतः रूप से जो जीवाश्म प्रकार या पुराने जो सबसे आद्य प्रकार के जीनस रहते हैं टेरिडोफाइट के, उसमें रखा गया है। फिर हम इसकी क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें तो साइलोफाइटोप्सिडा वर्ग। ऑर्डर यानी गण साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिया के नाम से ही है, राइनिएसी, और जीनस जो है राइनिया। अब हम इसकी खोज की बात करें कि इसको किसने खोजा था या कहाँ से खोजा था, तो इसकी खोज के अंदर अगर हम देखें तो इसके जो डिस्कवरर है, डिस्कवरर यानी खोजकर्ता, तो खोज करता है किडस्टन
एंड लैंग, उन्होंने 1917 के अंदर, किटस्टन और लैंग नामक दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1917 के अंदर जो राइनी नामक जगह है, राइनी लोकेलिटी ऑफ अबेरडीनशायर इन स्कॉटलैंड, यानी राइनिया नामक जगह है, वहाँ पर लोकेलिटी अबरडीनशायर के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ से राइनिया नामक जो पादप है उसको खोजा था। किसने खोजा था? किटस्टन और लैंग नामक वैज्ञानिक ने। कब खोजा था? 1917 के अंदर। इसके अलावा हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन रहता है, वर्गीकरण रहता है, उसकी बात की। अब हमसे कभी पूछ लिया जाता है कि जो राइनिया है उसकी प्रजातियों के नाम बताएं, तो इसी के साथ कभी पूछ लिया जाए तो राइनिया के अंदर दो ही जो है मेन प्रजातियां हैं जिनको खोजा गया है, वो है राइनिया मेजर, 2 स्पीशीज, एक है राइनिया मेजर और एक है राइनिया ग्वाइनी वोगानी। तो ये जो है दो मुख्यतः रूप से राइनिया की खोजी गई प्रजातियां हैं। कहाँ से खोजी गई ये हमने देख लिया। इसके अलावा इसको खोजा कब गया था ये हम बात करें कि इसके फॉसिल रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड की बात करें तो वो बताते हैं कि ये कब से खोजा गया है, लोअर डेवोनियन पीरियड का जीनस है, यानी निम्न डेवोनियन काल जो था तब पाया जाने वाला जीनस है। एक टेरिडोफाइट है जो साइलोफाइटा प्रभाग के अंदर रखा गया है। इसके कुल की बात करें तो राइनिएसी कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉसिल किसे कहते हैं। तो फॉसिल को अगर हम हिंदी में कहें तो फॉसिल को हम कहते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, यानी मृत कार्बनिक अवशेष, यानी ये एक प्रकार से जो है मृत कार्बनिक अवशेष होते हैं। ऐसे अवशेष होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी जो भूमि के अंदर जो है दब जाते हैं, गट जाते हैं और उसके बाद जो है वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं, यानी वैसे ही पड़े रहते हैं। जब इनकी खोज की जाती है तब पता लगता है कि ये किस प्रकार के थे या किस प्रकार के हो सकते थे, तो उनको हम जीवाश्म कहते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं, जो बहुत सालों बाद खोजे जाते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ forming fossils is called fossilization, यानी जीवाश्मों के बनने की प्रक्रिया जीवाश्मीकरण या फिर जीवाश्मी भवन कहलाती है। इसके अलावा जीवाश्म कितने प्रकार के रहते हैं, इन सब टॉपिक के जो डिटेल नोट्स है वो हम हमारे लेक्चर्स के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं रंभ, और रंभ उपस्थित है और सिस्टम है उसका, तो उसको हम कहते हैं रंभीय तंत्र। रंभीय तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो रंभीय तंत्र है वो खोजा किसके द्वारा गया था। तो इसकी जो थ्योरी है वो दी थी वॉन टिगम एंड डोलियट ने 1886 में। तो इन्होंने जो है रंभीय तंत्र या रंभीय थ्योरी की खोज की थी, रंभीय सिद्धांत दिया था। और ये जो रंभ है, स्टील वर्ड, स्टील टर्म यानी रंभ शब्द, ये रंभ शब्द शैच नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो रंभ का मतलब होता है जो, यानी स्टील का जो है वो मतलब क्या होता है कि बीच के अंदर पित्त उपस्थित है, पित्त के चारों ओर क्या उपस्थित है? जाइलम
और फ्लोएम उपस्थित है, जिनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल या सिलेंडर। यानी संवहनीय पूल या संवहनीय सिलेंडर उपस्थित रहता है पित्त के चारों ओर, मज्जा के चारों ओर, जो जाइलम व फ्लोएम द्वारा बना रहता है उसको हम स्टील कहते हैं, और उस तंत्र की उपस्थिति को हम स्टीलर सिस्टम कहते हैं, यानी रंभीय तंत्र कहते हैं। इसकी खोज जो है वॉन टिगम नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, और जो स्टील नामक शब्द है, रंभ शब्द है, वो सैच नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहाँ पर आप लोगों को टाइप्स दिए गए हैं स्टील के, यानी जो रंभ है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रंभ की अगर हम बात करें तो सबसे आधे प्रकार का जो रंभ है वो है ठोस स्टील, या हम इसको प्राक रंभ, प्रोटो स्टील कहते हैं। अब इस प्रोटो स्टील से जो है एक्टिनो स्टील यानी जो ताराकृत या अर्यरंभ जो रहता है उसका निर्माण हुआ। एम्फीप्लोइक साइफेनो स्टील यानी नाल रंभ का निर्माण हुआ, ये जिसको हम उभयरंभीय नालरंभ कहते हैं। एक्टोफ्लोइक बहिफ्लोएमी नालरंभ का निर्माण हुआ, जिसके अंदर पित्त उपस्थित है, जो एक्टोफ्लोइक प्रकार का है, बहिफ्लोएमी प्रकार का है, यानी उसमें बाहर की तरफ भी फ्लोएम उपस्थित होता है। बहिफ्लोएमी नालरंभ से जो है नलीरंभ सोलेनो स्टील का निर्माण हुआ। एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील यानी उभयफ्लोएमी नालरंभ से जो है डिक्टियो स्टील का निर्माण हुआ, या हम बोले जालकृत स्टील का निर्माण हुआ, रंभ का निर्माण हुआ। और जो एक्टिनो स्टील रंभ है, एक्टिनो स्टील है, उसके द्वारा प्लेक्टो स्टील यानी पटलीय रंभ का निर्माण हुआ। ये सब किस प्रकार के रहते हैं, इनके उदाहरणों के साथ हमने हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रंभ है, अलग अलग प्रकार के जो रंभ रहते हैं उनके उदाहरण दीजिए, कि जो रंभ है वो कितने प्रकार के रहते हैं और कौन सा प्रकार जो है उसका उदाहरण कौन सा है, यानी किस प्रकार के टेरिडोफाइट के अंदर वो रंभ पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है हैप्लोस्टील यानी एकल रंभ। हैप्लो स्टील जो है राइनिया और साइलोटम नामक टेरिडोफाइट जो रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। एक्टिनो स्टील यानी अर्यरंभ, ये जो है लाइकोपोडियम की सरेटम प्रजाति के अंदर देखने को मिलता है। प्लेक्टो स्टील यानी पटिल रंभ या पटलीय रंभ, जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल के अंदर देखने को मिलता है। इनका जो स्टेम रहता है उसके काट के अंदर देखने को मिलता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील यानी मिक्स्ड स्टील यानी मिश्रित ठोस रंभ, यहाँ पर प्रोटो लिख लीजिएगा। मिक्स्ड प्रोटो स्टील यानी मिश्रित ठोस रंभ, ये लाइकोपोडियम सरनम प्रजाति के अंदर देखने को मिलता है। यानी अगर सबसे ज़्यादा वेरिएशन की बात करें रंभ की, तो लाइकोपोडियम की प्रजातियों के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर लाइकोपोडियम सरेटम के अंदर एक्टिनो स्टील देखने को मिलता है, वहीं पे लाइकोपोडियम क्लेवेटम वॉल्व्यूलाई के अंदर पटिल रंभ यानी प्लेक्टो स्टील देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम सरनम के अंदर जो है मिक्स्ड प्रोटो स्टील यानी मिश्रित ठोस रंभ देखने को मिलता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक्टोफ्लोइक साइफेनो स्टील होता है, यानी बहिफ्लोएमी प्रकार का नाल रंभ जो इक्विसिटम के अंदर पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील यानी उभयफ्लोएमी नाल रंभ जो मार्शिलिया नामक टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। सोलेनो स्टील जिसको हम नली रंभ कहते हैं, वो एडियंटम पेडेटम नामक प्रजाति के अंदर पाया जाता है। डिक्टियो स्टील जाल रंभ जो ओफियोग्लोसम ड्रायोप्टेरिस के अंदर देखने को मिलता है। पॉलीसाइक्लिक स्टील यानी बहुचक्रीय रंभ जो टेरिस पोडोफाइला के अंदर देखने को मिलता है। और भी उदाहरणों के साथ ये किस प्रकार के इनके आकार रहता है, ये सब हमने नोट्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता। तो स्पोरी का अगर हम बात करें तो स्पोरी का मतलब क्या है, बीजाणु की उपस्थिति, स्पोर्स प्रेजेंट। अब ये स्पोर्स जो है दो अवस्थाओं में उपस्थित हो सकते हैं, या तो सभी जो स्पोर्स है वो एक ही प्रकार के हो, सेम स्पोर्स, ऑल स्पोर्स आर सेम, यानी सभी बीजाणु समान। तो सभी बीजाणु समान होते हैं आकार के अंदर, साइज के अंदर, माप के अंदर, तो वो प्रकार की जो बीजाणुकता रहती है उसको हम होमोस्पोरी कहते हैं, यानी समबीजाणुकता।
और दूसरी ओर जब स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के बीजाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुकता कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के स्पोर्स कौन कौन से हैं, तो एक रहते हैं माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु, जिनके द्वारा मेल गैमेट्स, इनको हम मेल गैमेट्स बोल सकते हैं, नर युग्मक की तरह काम करते हैं ये, या नर युग्मक को उद्भिद का निर्माण होता है। दूसरे रहते हैं मेगास्पोर्स यानी गुरु बीजाणु, जो फीमेल का काम करते हैं, यानी मादा युग्मकों उद्भिद या मादा युग्मकों की तरह कार्य करते हैं। तो जिसके अंदर दो प्रकार के बीजाणु उपस्थित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम बीजाणु कहलाते हैं या विषम बीजाणुकता कहलाती है। इसका उदाहरण अगर हमसे पूछा जाए तो सिलेजिनेला, आइसोइटिस, और भी इसके उदाहरण होते हैं जो हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें तो आप हमारे 12th प्लस ऐप पर जाकर जो है डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है प्रिया शेखावत यानी मेरा नाम, और आपको हमारा जो कोर्स है उसके ऊपर 7% ऑफ मिलेगा। तो आप जाकर हमसे जुड़िए, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का नोट्स प्रोवाइड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है, जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि हमने जो है लेकर गलत किया है। आप लोगों को दोनों मीडियम के अंदर अच्छे से नोट्स मिलेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, सब चीज़ों के अच्छी तरीके से समझाए गए टॉपिक मिलेंगे, और आप लोगों की जो प्रिपरेशन होगी वो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइट की जलीय प्रजातियां, कि हमें जो है यहाँ पर टेरिडोफाइट की जलीय प्रजातियों के उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं। तो अगर हम टेरिडोफाइट की जलीय प्रजातियों की बात करें तो उसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर जो है मार्शिलिया, उसके अलावा हम ले सकते हैं दूसरा टेरिडोफाइट और भी रहते हैं जो जलीय रहते हैं, एजोला, साल्विनिया। ये जो सारे टेरिडोफाइट है ये किस प्रकार के होते हैं, एक्वेटिक प्रकार की प्रजातियाँ है, जलीय प्रजातियाँ है। इसके अलावा कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो जीरोफिटिक प्रजाति है, जीरोफिटिक स्पीशीज के नाम बताओ टेरिडोफाइट के अंदर, मरु उद्भिद प्रजातियों के बारे में बताओ, मरु उद्भिद प्रजातियां। तो उसके उदाहरण कभी कभार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो वो है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। इक्विसिटम और सिलेजिनेला नामक जो टेरिडोफाइट है वो मरु उद्भिद प्रकार के क्या है, टेरिडोफाइट के उदाहरण है। उसके अलावा कभी कभार एपिफिटिक प्रकार का यानी अधिपादपी प्रकार का आपको टेरिडोफाइट का उदाहरण पूछ लिया जाए तो वो है हमारा लाइकोपोडियम, कि जो लाइकोपोडियम नामक टेरिडोफाइट है वो किस प्रकार का है, अधिपादपी प्रकार का है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पाइनस, यानी जो हमारे जिम्नोस्पर्म वाली यूनिट है उससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाइनस है, पाइनस की विभिन्न प्रजातियां। तो
तो हम यहाँ पर पाइनस की भारतीय प्रजातियाँ की यानी भारतीय प्रजातियों की इंडियन स्पीशीज़ की बात करते हैं कि हमारे भारत के अंदर पाइनस की कौन कौन सी प्रजातियाँ देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक मैप इंसर्ट कर रखा है। पाइनस जो है कॉनिफरस प्लांट है, तो यानी उसमें शंकुधारी पादप है जो मुख्यतः रूप से जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, हिली एरियाज जो रहते हैं, वह ठंडे एरियाज जो रहते हैं वहाँ पर अधिकतर रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पाइनस के नाम दिए हुए हैं कि पाइनस की कौन कौन सी प्रजातियाँ भारतीय प्रजातियाँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो पाइनस रॉक्सबर्गाई को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो है पाइनस लॉन्गिफोलिया। इसके अलावा इसके सामान्य नाम की बात करें तो वो है चीर पाइन, चीर पाइन। तो ये पाइनस रॉक्सबर्गाई प्रजाति की बात हो गई। अब ये पाइनस रॉक्सबर्गाई प्रजाति देखने को कहाँ कहाँ मिलती है, तो पंजाब के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक भारतीय प्रजाति की बात हो गई। दूसरा हम देखें तो दूसरी प्रजाति है पाइनस वेलिचियाना। पाइनस वेलिचियाना की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ब्लू पाइन या फिर केल, यानी नीला पाइन या फिर केल जो है इसका क्या नाम है, सामान्य नाम है। तीसरी हम प्रजाति की ओर चले उससे पहले पाइनस वेलिचिनिया की बात करें तो ये भी कश्मीर हिमाचल प्रदेश के एरिया के अंदर देखने को मिलती है। अगला है पाइनस जिरार्डियाना, जिरार्डियाना। तो पाइनस जिरार्डियाना को हम कॉमन नेम जो है वो उसके जानते हैं चिलगोजा पाइन। ये क्या है, इसका सामान्य नाम है चिलगोजा पाइन। अब पाइनस जिरार्डियाना जो है वो कश्मीर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पर ये हमें अधिकतर रूप से देखने को मिलती है। चौथी प्रजाति है पाइनस मरकुसाई। पाइनस मरकुसाई को हम मरकस पाइन के नाम से जानते हैं, मरकस पाइन। तो ये जो है ईस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है। अगली प्रजाति है पाइनस इंसुलेरिस, जिसको हम खासी पाइन के नाम से जानते हैं, खासी पाइन। अब इसका नाम खासी पाइन क्यों मिला है, क्यों पड़ा है, क्योंकि जो खासिया रीजन है आसाम का वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कौन सी पाइनस इंसुलेरिस नामक प्रजाति। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने क्या भारत के अंदर पाई जाने वाली पाइनस की अलग अलग प्रजातियाँ देखी, उसके सामान्य नाम किस प्रकार के हैं, वह यहाँ पर जो मैप है वो उसके अंदर आप लोगों को उनकी जो पोजीशन रहती है कि वो किस एरिया के अंदर पाए जाते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इससे पहले हमसे एक क्वेश्चन जो छूट गया है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है सामान्य नाम। क्या पूछे गए हैं, सामान्य नाम किसके, कुछ टेरिडोफाइट्स के जो हमारे कोर्स के अंदर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो नाम है वो कौन से टेरिडोफाइट का है या फिर ये कॉमन नेम किसका है या इसका कॉमन नेम, इसका सामान्य नाम बताओ। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो कॉमन नेम जो है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो एक टेरिडोफाइट है उसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो वो है क्रीपिंग पाइन, ट्रेलिंग पाइन और क्लब मॉस। तो इसके ये जो तीन है सामान्य नाम की, क्रीपिंग पाइन यानी वीसर्पी पाइन हम उसे बोलते हैं, ट्रेलिंग पाइन बोलते हैं और जो है क्लब मॉस नाम से भी उसको जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जीनस आप लोगों को दे रखा है एडियंटम। एडियंटम नामक टेरिडोफाइट की कॉमन नेम की बात करें तो वो है मेडन हेयर फन, यानी इसके जो फन्स रहते हैं इनके एडियंटम इस प्रकार का दर्शाता है कि एडियंटम इस प्रकार का लगता है कि कोई युवती के सुनहरे बाल हो काले रंग के। तो इस प्रकार के लुक के कारण, अपीयरेंस के कारण उसका हमने नाम क्या रख रखा है, सामान्य नाम मेडन हेयर फन। मार्सिलिया की तरफ चले तो मार्सिलिया को हम उसके शेप के कारण, लीव्स के शेप के कारण वाटर क्लोवर कहते हैं, क्लोवर की आकृति का रहता है, या फिर हम उसको पिपरवर्ट नाम से जानते हैं।
तो ये कॉमन नेम आप यहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है मैंने लेक्चर में बता रखे हो, नहीं बता रखे हो तो ये भी बता देती हूँ कि जो लाइकोपोडियम है उसको क्रीपिंग पाइन, ट्रेलिंग पाइन, क्लब मॉस नाम से जानते हैं, एडियंटम को मेडन एलिफेंट से जानते हैं, वहीं पे मार्शिलिया को वाटर क्लोवर या पिपरवट नाम से जानते हैं। सिलेजिनेला की अगर हम बात करें तो सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसकी अपीयरेंस के कारण इसका नाम क्या है, स्पाइक मॉस भी है। तो ये सिलेजिनेला के सामान्य नाम की बात होगी। लास्ट जो है इक्विसिटम बचा। इक्विसिटम को हम बोलते हैं हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। इसकी अपीयरेंस के कारण हम इसको बोलते हैं, इसकी जो अपीयरेंस है वो कुछ घोड़े की पूंछ के समान रहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, हॉर्स टेल। और इसके अलावा इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग रशेस, क्योंकि इसका बर्तन धोने, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम स्कोरिंग ब्रशेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलेरॉइड रूट के बारे में। ये भी हमारे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवालाभ, लाभ मूल। तो मुख्य जो मूल होती है ये पाई किस में जाती है, प्रवालाभ मूल। तो ये आप लोग देख सकते हो साइकस के प्लांट के अंदर। साइकस के अंदर जो प्लांट रहता, जो पादप रहता है उसकी मूल, मुख्य मूल जो होती है, उसके अलावा ऊपर की ओर कुछ मूल जो है सतह के ऊपर उपस्थित होती है, जिसको हम प्रवालाभ मूल कहते हैं। अब प्रवालाभ मूल के अंदर अगर हम बात करें तो इनका शेप की बात करें तो ये जो है कोरल की तरह होती है, यानी मूंगे की तरह, जो समुद्र के किनारे कोरल्स उपस्थित रहते हैं उनकी तरह ये होती है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है कोलेरॉइड रूट। इसके अलावा इसकी होती किस प्रकार की है, तो ये होती है नेगेटिव जियोट्रॉपिक यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती प्रकार की मूल होती है। जैसे कि मूल जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी जो नीचे पृथ्वी रहती है, ग्रेविटी जो रहती है वहाँ की ओर वो वृद्धि करती है, परंतु कोलेरॉइड मूल जो है वो सतह से ऊपर की ओर वृद्धि करती है, यानी ऋणात्मक प्रकार से गुरुत्वानुवर्ती को दर्शाती है। इसके अलावा हम इसकी बात करें तो शेप इसका कोरल की तरह हो गया। हैव some blue green algae, bacteria and fungus कॉलोनीज। अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो इसके अंदर कुछ जो है कॉलोनीज उपस्थित रहती है नील हरित शैवालों की, जीवाणुओं की। अगर हम नील हरित शैवालों और जीवाणुओं के उदाहरण देखें तो वो जो इसमें उपस्थित रहता है वो है एनाबीना साइकेडिए। साइकस की प्रजाति से नाम ही इस एनाबीना प्रजाति का क्या पड़ा है, एनाबीना साइकेडी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉस्टॉक की कुछ प्रजाति भी देखने को मिलती है, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी और कुछ एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कुछ जीवाणु जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे सूडोमोनास। व दूसरा हम उदाहरण देखें तो एजोटोबैक्टर। ये जो जीवाणु हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें पराग नलिका जो है हॉस्टोरिया के रूप के अंदर कार्य करती है। तो वैसे तो पराग नलिका का काम क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है वो पोलन्स को पहुँचाती है, जहाँ पर भी स्त्री धानी उपस्थित रहती है या फिर जो फीमेल फर्टिलाइज और मतलब फीमेल ऑर्गन रहता है वहाँ तक पोलन ट्यूब की सहायता से पराग नलिका के माध्यम से क्या पहुँचता है, जो पराग कण के जो केंद्रक रहते हैं वो वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीनस है जिम्नोस्पर्म का जिसमें जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब पराग नलिका की तरह काम न करके हॉस्टोरिया यानी चुष्कांग की तरह काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, या ये जो प्लांट है वो है साइकस का, साइकस
नामक जो पादप है या साइकस नामक जो जीनस है वो किसका काम करता है? इसके अंदर जो पोलन ट्यूब है, पराग नलिका है, वो किसकी तरह कार्य करती है? हॉस्टोरिया की तरह, चुष्कांक की तरह काम करती है। और इसके अंदर ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी पराग नलिका पोषण प्रदान का कार्य करती है। तो ये तो बात हो गई साइकस के अंदर हॉस्टोरिया उपस्थित होता है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉयलर स्पर यानी पर्निल स्पर जो है वो क्या होता है? पर्निल स्पर की बात करें तो पर्निल स्पर किस में पाया जाता है? तो पर्निल स्पर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस की जो प्रजातियां होती है उसके अंदर पर्निल स्पर पाया जाता है। ये क्या है? द ड्राफ्ट शूट with needle shaped leaves are called फॉयलर स्पर, यानी बौनी शाखाएं या सीमित वृद्धि वाली शाखाएं जिन पर सूचियाकार पर्ण होता है उन्हें पर्निल स्पर कहते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट शूट है यानी बौनी शाखाएं हैं वो कहाँ पर लगती है? तो जो लंबी शाखाएं होती है उनके एक्सिल जो रहती है पर्णों की, यानी कक्ष जो रहता है वहाँ पर ये जो बौनी शाखाएं हैं वो लगती है। अब इन बौनी शाखाओं पर जो फॉयलर स्पर है यानी पर्निल स्पर है उसके अगर हम उदाहरण देखें तो ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो ये जो है यूनिफोलियर प्रकार के यानी एकल पर्निल स्पर हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस मोनोफाइला प्रजाति के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा बाइफोइलर स्पर हो सकते हैं यानी द्विपर्निल स्पर हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस प्रजाति के अंदर देखा जाता है। और ट्राइफोलियर हो सकते हैं यानी त्रिपर्निल पर्निल स्पर हो सकते हैं जो पाइनस जिरार्डियाना प्रजाति के अंदर देखने को मिलता है। और पेंटाफॉइलर भी हो सकते हैं यानी पंच पर्निल स्पर भी हो सकते हैं, जैसा पाइनस एक्सक्लेसा प्रजाति के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई कि पर्निल स्पर के बारे में। यहाँ पर हमने पर्निल स्पर के बारे में देख लिया कि पर्निल स्पर किस प्रकार का होता है, क्या डेफिनेशन है उसकी, कि जो बौनी शाखाएं रहती है उन बौनी शाखाओं पर कुछ सूचियाकार पत्तियां उपस्थित रहती है और उन सूचियाकार पत्तियों जो सहित संरचना रहती है उसको हम पर्निल स्पर नाम से जानते हैं। उसके अलावा कितने प्रकार के पर्निल स्पर होते हैं और कौन कौन से पाइनस की प्रजातियों में एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिड्रा के बारे में। तो एफिड्रा जो है ये भी क्या है? एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। इस जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो प्रभाग है जिम्नोस्पर्म के अंदर रखा गया है। क्लास इसकी जिनेटॉप्सिडा या निटॉप्सिडा है। ऑर्डर गण एफिड्रेल्स है। फैमिली इसकी एफिड्रिएसी है और जीनस ये जो है एफिड्रा है। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि एफिड्रा क्या है, एफिड्रा के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एफिड्रा के बारे में इसके कॉमन नेम पूछे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं। कॉमन नेम है हॉर्स टेल इसका। और इसके अलावा जॉइंटेड फर यानी संदिग्ध फर, ये जो दो नाम है इसके, ये क्या है? इसके सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। इसके अलावा इसकी अगर टोटल प्रजातियों की बात की जाए तो 40 स्पीशीज इसकी पाई जाती है, यानी 40 प्रजातियां देखने को मिलती है। और मुख्यतः रूप से वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और इसके अगर भारतीय प्रजातियों की बात करें, इंडियन स्पीशीज कभी पूछ लिया जाए कि इसकी भारतीय प्रजातियों के नाम बताओ, तो इसके भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां है इक्विसिटम,
रेगुलियाना, इक्विसिटम, नेब्रोडेंसिस, इक्विसिटम, फोइलेटा, इक्विसिटम, जिरार्डियाना, इक्विसिटम, सैक्सेटेलिस और इक्विसिटम इंटरमीडिया। ये जो इसकी प्रजातियां इक्विसिटम की भारत में पाई जाती है। इसके अलावा एफिड्रा नामक जो जिम्नोस्पर्म है, इससे एक प्रकार का एल्कलॉइड इसके द्वारा एक प्रकार का एल्कलॉइड निकाला जाता है जिसका नाम है एफिड्रिन। एफिड्रिन। अब ये जो एफिड्रिन नामक एल्कलॉइड है, इसका काम क्या है? एक तरीके से औषधि का काम करता है। औषधि यानी दवाई का कार्य करता है। और ये काम किसके अंदर आता है? जो हाइपोटेंशन होती है, हाइपोटेंशन, जिसको हम बोलते हैं लो बीपी, लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर जो रहता है, उसके अंदर जो है एफिड्रिन नामक एल्कलॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो वियुक्त करा जाता है एफिड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से। तो ये थे पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने जो है जो भी आपके पेपर के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। उनके जो आंसर्स है वो हमारे डिटेल लेक्चर सीरीज़ के अंदर या लेक्चर वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक बात है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर आप लोगों को मेरा कोड यूज़ करके, यानी आप मेरा नाम प्रिया शेखावत जो है कोड की तरह इस्तेमाल करके आप 12th प्लस प्लेटफॉर्म पर कितना % डिस्काउंट ले सकते हैं? 7% जो है ऑफ ले सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है या फिर जो हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आज के लेक्चर वीडियो के लिए थैंक यू।